जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने भाग 3 देख रहे थे संविधान का, जिसमें हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों की। उसमें हमने 2 मूल अधिकार पढ़ लिए थे, एक था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में आता है। अनुच्छेद 23 क्या बात करता है उसको पहले हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 करता है बाल श्रम पर रोक लगाता है, क्योंकि बाल श्रम बालक की उम्र निःशुल्क शिक्षा की है। हमारा संविधान बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार देता है, उसी वजह से, क्योंकि बच्चों का अगर मूल अधिकार का हनन होगा तो वो गलत है। इसलिए अनुच्छेद 23 है वो बाल श्रम पर रोक लगाता है। नंबर 2 अनुच्छेद 23 में ही आता है बेरोजगारी नहीं बेगारी। मतलब आप किसी से भी फ्री में काम नहीं करा सकते, चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो। लेकिन उसमें एक शर्त है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला आता है तो सरकार है जो वो बाल श्रम भी करा सकती है, या फिर अपनी बेगारी भी, मतलब थोड़ा बहुत देश की रक्षा के, देश के हित के लिए वो कुछ भी करा सकती है, वो ठीक है। अनुच्छेद 23 देख लिया। अनुच्छेद 24 क्या बात करता है हमारा? अनुच्छेद 24 बात करता है 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक। अगला हमारा क्या है? जो अगला अधिकार है वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है, जिसमें 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद हैं। एक एक करके इनको देखते हैं क्या बात करता है। अनुच्छेद 25 है वो बात करता है अंतःकरण की चर्चा, मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा करता है। जिसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो सिख लोग होते हैं, सिख लोग अपने सर पे पगड़ी और यहाँ पे जो कृपाण डाले घूमते हैं, मतलब तलवार लिए घूमते हैं। या फिर जो मुस्लिम लोग होते हैं वो दाढ़ी रखते हैं, या फिर हिंदू लोग होते हैं वो टीका वगैरह जो सब लगा के रखते हैं। यह सब किसके तहत मिलता है अधिकार हमको? अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक। अनुच्छेद 26 हमारा क्या बात करता है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 26 है जो, उसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसी के तहत जो कई जगह आपने देखा होगा यज्ञ होता है, हवन होता है, या फिर लोग इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये सब किस अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। जो आप, या फिर कई जगह जागरण होता है, जलसे होते हैं, ये सब अनुच्छेद 26 में है। ठीक। अनुच्छेद 27 हमारा किस पे बात करता है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 23 है धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कोई मंदिर हो गई या मस्जिद हो गई या फिर कोई मज़ार हो गया, वहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, जो दान पेटिका होती है, दान पात्र, उसमें लाखों लाखों रुपए आते हैं, कई लाख रुपए आते हैं महीने के, बड़े बड़े मंदिरों में या फिर और बड़ी बड़ी जगह हैं जो। लेकिन उस पर गवर्नमेंट क्या है, टैक्स नहीं लगा सकती। केस में अनुच्छेद 27 में बात करता है। अनुच्छेद 28 हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 28 बात करता है सरकारी धन से चल रही संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब कोई भी ऐसी संस्था जहाँ पर सरकार धन देती है उसको, और फिर उसमें अगर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो वो ऐसा नहीं होने देता। लेकिन आप इसमें एक चीज़ है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो मदरसा होता है, मदरसे में धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, इसके बावजूद, और उसके बावजूद भी सरकार उसको पैसा देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक रिमार्क लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़िए। देखिए, संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। इसी प्रकार उर्दू या फिर अरबी, ये दोनों भी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है। क्योंकि मदरसा बोर्ड में भी अगर आप जाइए तो मदरसा बोर्ड में कोई भी हिंदू व्यक्ति या सिख व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी जाके चारों में से कोई भी मतलब जाएगा वहाँ पे, तो उसमें कर सकता है। जैसे उसमें क्या क्या बात करता है, 10th को कहते हैं मुंशी और 12th को कहते हैं उसमें मौल्लिम। उसके बाद आता है आलिम, उसे कहते हैं ग्रेजुएशन, और फिर आता है फाजिल, उसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है, और धर्म के लोग उर्दू या फिर अरबी में कम इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा अनुच्छेद 28 है वो बात करता है, मतलब कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। और आगे क्या कहता है हमारा? अगला अधिकार है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, जिसमें ज़्यादातर बात किसकी कही गई है? अल्पसंख्यकों की बात करी गई है। अल्पसंख्यकों की बात करते हुए इन्होंने क्या कहा है अनुच्छेद 29 में, उसको देखते हैं। अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये मतलब इसमें क्या होता है, अल्पसंख्यकों की रक्षा है, और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। जैसे कि अभी उसमें कहा गया था, मदरसे में कोई भी हिंदू प्रवेश ले सकता है, उसमें
संविधान हमें यह अधिकार देता है। जैसे एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हिंदू लोग एडमिशन ले लेते हैं। BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें भी मुस्लिम लोग ले लेते हैं। ऐसा मतलब अनुच्छेद 29 यही कहता है कि किसी अल्पसंख्यक या फिर कोई भी हुआ, उसको उसकी भाषा या फिर उसकी संस्कृति जो है उसके आधार पर आप संस्था में प्रवेश के लिए नहीं रोक सकते। बाकी और वजहों से रोक सकते हैं, वो अलग बात है। अनुच्छेद 30 हमारा क्या कहता है, अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है उसके संरक्षण में बात करता है। उसके संरक्षण में क्या बात करता है, अल्पसंख्यक है जो कोई भी अल्पसंख्यक है, वो अगर बहुसंख्यक के बीच में संकुल रहा है, अगर उसे लग रहा है कि भाई मैं सेफ़ नहीं हूँ इन लोगों के बीच में, तो वो लोग क्या, अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी धन देती है, मतलब उसे भी सहायता प्राप्त हो जाती है उन स्कूलों को भी। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर जगहों पर ईसाई लोग होते हैं, उनका अलग स्कूल होता है, हर जगह होता है लगभग। तो वो क्या अनुच्छेद 30 के अंतर्गत होता है। ठीक, अनुच्छेद 31 में बात करता है हमारी जो पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति क्या होती है, पहले उसको समझते हैं। पैतृक संपत्ति होती है जैसे क्या होती है, कई पीढ़ियों से चली आती है। कई पीढ़ियों का मतलब है आपके लकड़दादा से परदादा को मिली होगी ज़मीन, फिर वो परदादा की ज़मीन आपको दादा को मिली होगी ज़मीन, फिर वो दादा की ज़मीन आपके पिताजी को, चाचा को या ताऊ को, उनको सबको मिलेगी। फिर उनके आपके वालिद की, मतलब आपके पिता की जो ज़मीन है वो आपको मिल जाएगी। ये होती है पैतृक संपत्ति। जबकि अर्जित संपत्ति होती है, आपने पैसा कमाया, उस पैसे से खरीदी, वो होगी आपकी अर्जित संपत्ति। जबकि पैतृक संपत्ति आपकी हुई, आपको मिली आपके पिताजी से, आपके पिताजी को मिली थी उनके पिताजी से, उनके पिताजी को मिली थी उनके पिताजी से, ये होती है पैतृक संपत्ति। ठीक, तो अनुच्छेद 31 उसी की बात करता है, पैतृक संपत्ति। जो कि अनुच्छेद 31 मतलब पैतृक संपत्ति की चर्चा है। जो अब क्या हुआ, पहले मूल अधिकार था, लेकिन फिर क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। उसके तहत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बनाने का एक मकसद था उसका, क्योंकि जब रेलवे लाइन बिछना स्टार्ट हुई और जो रेलवे लाइन बिछना स्टार्ट हुई और रोड सड़कें पड़ना स्टार्ट हुई, जो हाईवे वगैरह हैं, तो उसमें क्या था, कुछ लोगों के प्लाट बड़े बड़े खेत आ जाते थे बीच में। अब सरकार को क्या था कि बहुत दूर से हज़ारों किलोमीटर अगर ऐसे घुमा के अगर ट्रेन की पटरी डालती या फिर सड़क डालती घुमा के, तो कई हज़ार या लाखों किलोमीटर का नुकसान हो जाता। इसलिए सरकार ने क्या किया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया, ना कि उसको मूल अधिकार। क्योंकि मूल अधिकार में जब तक आता था तब तक सरकार उसको ले नहीं सकती किसी भी कीमत पे, इसलिए उसको कानूनी अधिकार बनाया। कानूनी अधिकार बनाने के बाद अब रेलवे की लाइन अगर बिछनी है, सीधी बिछनी है, तो अगर बीच में किसी की आएगी तो उसका जो जिस रेट बिकती होगी उस रेट का सरकार उसको पैसा दे देगी, बाकी ज़मीन खरीद लेगी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता नहीं मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। किस में बात होती है, अनुच्छेद 31 में। ठीक, एक रिमार्क लिखा हुआ है, उसमें लिखा है जो अनुच्छेद 19 का 4 है उसमें बात की गई है जो अर्जित संपत्ति की, जबकि अनुच्छेद 31 में बात की गई है पैतृक संपत्ति की। ठीक, आप उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, साथ साथ ये नोट करते रहना रिमार्क्स भी। मूल अधिकार को हम सरकार या जनता कोई भी छीन नहीं सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती लेकिन सरकार छीन सकती है। इसलिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया था, जिसके अंतर्गत ही अभी मैं बता रहा था कि अगर ट्रेन की लाइन बिछनी है तो सरकार खरीद सकती है, या फिर कोई हाईवे बनना है तो सरकार खरीद सकती है। ये सब बात इसमें करता है। ठीक, अगला अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में क्या बात करता है, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मतलब अनुच्छेद 32 है, अगर अनुच्छेद 32 ना होता तो फिर किसी का भी मूल अधिकार का अगर हनन हो जाता तो फिर वो उसकी रक्षा कैसे करके करेगा, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का ठेस पहुंचती है या फिर मूल अधिकार को इस्तेमाल करने में अगर दिक्कत आती है तो वो क्या करता है, कानून का सहारा लेता है। कानून का सहारा लेने का मतलब अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, जितने भी मतलब संवैधानिक रूप से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उपचार कैसे करके करना है, कहाँ करना है, ये सब बातें किसमें, अनुच्छेद 32 में करता है।
अनुच्छेद 32 में करता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो व्यक्ति है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो कितने प्रकार की रिट डाल सकता है, 5 प्रकार की रिट डाल सकता है, जिसको हम एक ट्रिक से देखते हैं। कौन सी? मतलब बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये ट्रिक है हमारी। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति का मतलब प्रतिषेध, और परमेश्वर का मतलब परम आदेश, उसका मतलब उत्प्रेषण, और अधिकार का मतलब अधिकार प्रेषा। ये 5 प्रकार की रिट है जो कोर्ट में डाली जाती है। ठीक, अब कोर्ट में डाली जाती है, इससे सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसे हाबियस कॉर्पस कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। मतलब क्या हुआ इसका, आप आराम से समझिए इसको। तो कोई भी अधिकारी है, अक्सर क्या होता है, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए। अब अगर पुलिस अभी टाइम हो रहा है इसमें 9:38, चलो मान लिया 10 बजे पकड़ के ले जाती है पुलिस। ठीक, तो अगले दिन 10 बजे से पहले क्या होता है, पुलिस को आपको वहाँ पे कोर्ट में या फिर जो भी जज होता है उसके सामने पेश करना होता है, ये कानून है। वरना अगर पहले क्या होता था, पहले थानों में CCTV कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो पुलिस वाले पैसे ऐंठने के चक्कर में या फिर और भी क्या करते थे, उसको रख लिया करते थे, टाइम नोट नहीं करते थे वहाँ पे ले जाने का। लेकिन अब क्या हो गया, CCTV फुटेज सब में है, तो अब सब टाइमिंग वाइमिंग सब रिकॉर्ड होती है। इसकी वजह से अब किसी व्यक्ति का जो होता है मूल अधिकार, उसका तो हनन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये मतलब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट है, वो हर एक ऑफिसर को, कोई भी गिरफ्तार करे उसको ये अधिकार देती है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना है। ठीक, अगला क्या है, अगली रिट है परमादेश। परमादेश का मतलब, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो आप उस पर भी ये जारी कर सकते हैं। मतलब आप कहीं पे जाते हैं किसी भी विभाग में और उस विभाग का अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी ये वाली रिट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। ठीक, अगली वाली क्या है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या बात करता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, तो उसे रोकने का जो अधिकार है वो परीक्षा अधिकार होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, मतलब उसका काम कुछ और है, वो कुछ और कर रहा है, आपको लगता है ये गलत काम है, तो आप उसके खिलाफ भी रिट डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद अगली बात क्या करता है, जो अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपात की बात करता है। उसके दौरान अनुच्छेद 20 और 21 ही एक ऐसा अनुच्छेद होते हैं जिनसे हमें कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता। बाकी और जो अनुच्छेद हैं वो अगर राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी आ जाए तो उन पर मतलब सरकार रोक लगा सकती है, लेकिन 2 हैं जो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 वाला, उस पर कभी भी वंचित नहीं होगा कोई भी। ठीक, अगली रेट हमारी क्या थी, प्रतिषेध थी। इसमें क्या था, यह ऊपरी न्यायालय से निचली न्यायालय पर तब लगाई जाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। मतलब क्या होता है, जो निचली न्यायालय होती हैं जिसमें जैसे तहसील न्यायालय हो गया, तहसील न्यायालय के बाद आता है जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के बाद आता है पूरे स्टेट का हाई कोर्ट आता है। ठीक, तो क्या होता है कि छोटी न्यायालय में कई बार क्या होता है, जो जज होते हैं वो अपने मतलब जो उनको करना चाहिए उन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अपना फैसला सुना देते हैं। इसके लिए व्यक्ति क्या है, उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, किसी भी व्यक्ति के लिए फैसला आ गया कोर्ट में, यहाँ पर मान लिया तहसील वाली कोर्ट में जब फैसला आ गया तो उसे लगता है नहीं मेरे साथ अभी गलत हुआ है, उसने ये काम नहीं किया, तो वो उसके बाद क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाली कोर्ट जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाली कोर्ट में भी अगर ऐसा ही होता है उसके साथ तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट के बाद फिर उसके बाद ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वही होता है प्रतिषेध। ठीक, अगला क्या है, अगला बात करता है उत्प्रेषण की। यह भी ऊपरी न्यायालय से निचली न्यायालयों तक लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों को उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। मतलब लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, उसी की बात करता है ये। कुछ नोट है लिखा हुआ, ये भी आप नोट कर लेना। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मतलब अनुच्छेद 32 है, उसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा। और जो भाग प्रस्तावना है, मतलब इसमें लिखा है किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, किसको कहते हैं, प्रस्तावना को।
और ये 5 प्रकार की रिट है वो अनुच्छेद 26 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 226 है, उसके अंतर्गत ये जो 5 रिट हमने अभी पढ़ी थी वो हाई कोर्ट भी लागू कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट भी कर सकता है। अनुच्छेद 33 क्या बात करता है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 33 है राष्ट्रीय सुरक्षा, मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी का अगर मामला आ जाए तो जो संसद है वो क्या कर सकती है, सेना है, मीडिया है, या फिर जो गुप्तचर लोग होते हैं उनके मूल अधिकारों को सीमित करके, कंट्रोल करके देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए उनके मूल अधिकारों को रोक सकती है, उनको लगाम लगा सकती है, या फिर उनको एक लिमिट के, एक दायरे में रख सकती है। ठीक। अनुच्छेद 24 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 24 हमारा बात करता है भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है, और सेना का जो कानून होता है उसे मार्शल लॉ कहते हैं। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहा जाता है। ठीक। सबसे कठोर वाला जो मार्शल लॉ होता है उसे अफसा कहते हैं, जिसका मतलब होता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जो मतलब ये सभी से ज़्यादा खतरनाक होता है, ये वाला जिस पे एक बार लागू हो गया समझ लो वो तो गया। ठीक। अनुच्छेद हमारा 35 क्या बात करता है? अनुच्छेद जो 35 है वो बात करता है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू होने की विधि की चर्चा। मतलब अनुच्छेद जो 35 है वो इस बारे में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के कितने मूल अधिकार होंगे, कैसे करके उसको मिलेंगे, कैसे उससे लिए जा सकते हैं, कैसे उसे दिए जा सकते हैं, कब कहाँ किस अधिकार का उसका प्रयोग करना है, उसके क्या मतलब टोटल सारा कुछ है वो अनुच्छेद 35 में इसकी बात करता है। ठीक। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने मूल अधिकार थे, उस 7 मूल अधिकार थे, पहले हमने पढ़ा 7 मूल अधिकार थे, जिसमें अब 6 मूल अधिकार रह गए। उसमें कौन कौन सा है? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता थी, 5वां शिक्षा एवं संस्कृति का था, और 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। जबकि जो 6ठे नंबर पे वैसे एक्चुअल में जो पहले था संपत्ति का अधिकार, अब उसको क्या कर दिया है, लीगल राइट्स बना दिया है, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया है सरकार ने। ठीक। अब आगे भाग 4 है जिसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।